हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएम का 3rd चैप्टर कर रहे थे, प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें, जिसमें हमने अभी पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांत, जो कि हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसके अलावा अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने प्रतिपादित किए थे। अब हम आते हैं तकनीकों पर। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तकनीक होती क्या है। तकनीक किसी भी कार्य या में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान के लिए या निवारण के लिए अपने अनुभव, अपनी दक्षता, अपने ज्ञान के आधार पर जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उस निवारण के लिए या निराकरण के लिए जो भी गतिविधियां हम अपनाते हैं या जो भी समाधान हम अपनाते हैं, वही कहलाती है तकनीक। जैसे अलग अलग व्यवहार वाले बच्चों से टैकल करने के लिए कई तरीके की टेक्निक टीचर्स अपनाते हैं। कई उद्दंडी बच्चे होते हैं जो समझाने पर नहीं मानते, तो उनके साथ दंड भी प्रयोग करा जाता है, तो ये दंडात्मक तकनीक हो गई। कई किसी के साथ भेद भेद की तकनीक अपनाई जाती है, जहाँ पे उनको एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए कह दिया जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक है जो उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती हैं। प्रबंध की भी कई तकनीकें होती हैं, जैसे कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, व्यूह रचनात्मक प्रबंध, उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण, आकस्मिकता या सांयोगिक दृष्टिकोण। तो इन विभिन्न तकनीकों को अपनाकर अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये तकनीकें परिस्थितियों के आधार पर चयन की जाती हैं। भाई किस प्रकार की परिस्थिति है, उद्देश्य कैसा है, उसके आधार पर ही हम तय करते हैं कि कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी। इसके अलावा हमारे व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, कहाँ पर व्यवसाय है, क्या उत्पादन हमें करना है, उसके आधार पर, या क्या हमें सेवा देनी है, उसके आधार पर ही हम तकनीक का चयन करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीक आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपके निबंधात्मक प्रश्न 100% आते हैं, जिसमें कई बार तकनीक में से आता है तो कई बार सिद्धांत में से आता है। तो ये एक एक तकनीक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। 20वीं शताब्दी में प्रबंध जगत में अनेक नई अवधारणाओं और तकनीकों का विकास हुआ था, जिनमें उद्देश्य द्वारा प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने इस विचार का प्रतिपादन किया था, जिसके बाद में प्रोफेसर इस्लेह ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम इसे प्रस्तुत किया। प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो परिणामों द्वारा प्रबंध बोलो या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध बोलो, ये दोनों तकनीकें एक ही हैं। ये उद्देश्य ही होते हैं जो हमारा कल परिणाम बनेंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने काम करा है, तो जब हमारा काम सफल हो जाएगा तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति ही हमारा परिणाम होगी। इसलिए इसको परिणामों द्वारा प्रबंध भी कहते हैं। जिसके संबंध में टैरी ने भी कहा है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रबंध की सफलता बहुत कुछ सीमा तक उद्देश्यों के निर्धारण और उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त करने पर निर्भर करती है। यानी हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है वो प्राप्त करने लायक या निष्पादनीय है या नहीं, ये भी तो डिपेंड करता है ना। जो काम निष्पादन योग्य है ही नहीं, उसकी प्राप्ति असंभव होती है। इसके अलावा उद्देश्यों का निर्धारण अपनी परिस्थितियों, प्राकृतिक भौतिक स्वरूपों को ध्यान में रखकर करनी पड़ती है। प्राप्त संसाधनों, उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर करना पड़ता है, ताकि परिणाम भी हमें उसी के अकॉर्डिंग मिले। तो लक्ष्य केंद्रित प्रबंध ही वास्तविक प्रबंध है, जिसके लिए कुंटज और डनेल ने भी कहा है कि स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित और अल्टप्पू कार्य है। यानी आपको ये नहीं पता कि आप काम क्या कर रहे हो, तो फिर आप उसको बेढंगे तरीके से ही करोगे। क्योंकि जब एक उद्देश्य होता है, जैसे कि आपको पता है कि आपको कल सीए बनना है, तो आप उस टारगेट को ध्यान में रखकर फोकस करोगे अकाउंट पर। ठीक इसी तरीके से यदि आपको यही नहीं पता कि आपने कॉमर्स क्यों लिए, तो आप कॉमर्स को सिर्फ मार्क्स अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, जिसमें आप सीखना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। आपने क्या सीखा है, आपने क्या पढ़ा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपने सिर्फ एवं ही, या ये बोलें कि बिना मतलब के आपने काफ़ी लंबा टाइम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में बेमतलब निकाल दिया, जबकि आपने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि आपका कोई उद्देश्य नहीं था निर्धारित। साधारण शब्दों में कहा जाए तो समस्त प्रबंध के कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहलाता है। यानी जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं उनका अपना कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो सहायक क्रियाएं या सहायक गतिविधियां क्यों ना हो। यदि वो उद्देश्य अभिमुखी नहीं होती हैं तो हम उन्हें करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं।
दूसरे शब्दों में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करने को ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहते हैं। अर्थात हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं या जो भी नियोजन कर रहे हैं या जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं वो हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। हम जो भी नियंत्रण कार्य कर रहे हैं, जो भी विभाग विभाजित कर रहे हैं या संगठन कार्य कर रहे हैं, तो वो भी हम अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। तो इस प्रकार देखा जाए तो उद्देश्यानुसार प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों व दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन करने, लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन करने और उनका मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित दर्शन है या तकनीक है। यानी कि हम अपने कार्यों का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे? इस आधार पर करेंगे कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, या जो हमने कार्य किया है या जो हमने योजनाएं बनाई हैं वो हमारे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है या नहीं। यदि वो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं है तो इसका मतलब हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उद्देश्यानुसार प्रबंध प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करके प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों यानी लक्ष्य के संदर्भ में परिभाषित करने और इनके आधार पर अधीनस्थों द्वारा अपने कार्यों की योजना बनाने तथा अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों की प्रगति व परिणामों का मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली है। यानी कि एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य सौंपा जाए, उसके क्या दायित्व हैं, उसके क्या अधिकार होंगे, ये उसके उद्देश्य निर्धारण पर निर्भर करता है। यानी जो भी उसके उद्देश्य हैं, उसका कार्य करने का उद्देश्य, यानी कर्मचारी का उद्देश्य कितना है उत्पादन करना, तो उसको उसके हिसाब से अधिकार और दायित्व दिए जाएंगे। प्रबंधक के कौन कौन से कार्य हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस लिए कार्य कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाएंगे। तो ये सब इनके कार्यों का मूल्यांकन करने, साथ में ये सब वितरण करने या वितरण संबंधित प्रणाली के लिए भी आवश्यक हो जाता है। टेरी और कुंटज के अलावा और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने इसे परिभाषित किया है। जैसे एनिनी रॉय ने कहा था कि यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि और परिणामों पर बल देता है। यानी ये कार्य या ये हमने जो तकनीक अपनाई है ये परिणाम प्राप्ति के लिए अपना रहे हैं हम लोग। ये हमारे इसका ध्येय होता है कि व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि करना। ये वृद्धि किस प्रकार होती है? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अलावा ऑरेन उरिस ने कहा था कि मूलतः उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है। यह वांछित परिणामों में निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का पहले निर्धारण करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति के लिए प्रबंध की क्रियाओं का संचालन करते हैं, जिससे साधनों का प्रभावी उपयोग भी किया जा सके और व्यक्ति, संगठन तथा पर्यावरण का एकीकरण स्थापित किया जा सके। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो भी संगठन से जुड़ा हुआ है उनके उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उसी के आधार पर वो लोग अपने कार्य करते हैं। जैसे कर्मचारी को बता दिया जाए कि आपको पर डे इतने यूनिट बनानी है, इतने यूनिट उत्पादन करना, तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे और हो सकता है वो पूरी लगन से जल्दी करने की कोशिश करें। लेकिन यदि उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कितने यूनिट पर डे बनानी है तो फिर वो हो सकता है काम बीच में छोड़ दें, अपनी मनमानी करें, रेस्ट कर करके काम करें। तो ऐसे में ये उद्देश्य जब निर्धारित होता है कि भाई मुझे इतनी यूनिट बना लेनी है, तो उसे जल्दी से जल्दी पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करता है। अब समझते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति क्या है। ये उसकी विशेषताओं पर आधारित है। जैसे कि सबसे पहली इसकी विशेषता है कि ये एक कार्यात्मक अवधारणा है जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। यानी ये कार्यों के निष्पादन में हमें सहायता करती है और कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करती है और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में भी सहायक होती है। दूसरी आती है कि यह अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, ना कि उसके क्रियान्वयन के साधनों पर। ये कहती है आप साधन बाद में जुटाना, पहले ये तो तय कर लो आपका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर ही आप संगठन और नियंत्रण संबंधी गतिविधियां करोगे और उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाओगे। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए आप काम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और क्या करना है। तो उद्देश्य पहले निर्धारण पर ये जोर देती है। इसकी अगली विशेषता या अगली प्रकृति है कि ये परिणामोन्मुखी विचारधारा है। परिणामोन्मुखी यानी कि ये जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो ये जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा निर्धारित उद्देश्य, यही हमारा परिणाम होगा। इसलिए इसको परिणामोन्मुखी विचारधारा कहा जाता है। और इसके अलावा यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है। यानी कि सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं,
लेकिन वो सभी व्यक्ति अपने अपने अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करके फिर कार्य करेंगे, जो यह मानते हैं कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। यानी वो खुद अपना टारगेट बना लें, अपने उद्देश्य निर्धारित कर लें, तो उनके लिए अपने कार्यों को पूरी लगन के साथ करना आसान हो जाता है, बल्कि ये उन्हें अभिप्रेरित भी करता है। अब देखते हैं इस तकनीक के लाभ क्या है। इस तकनीक के लाभ प्रत्येक पक्ष जो भी उपक्रम से संबंधित है या जुड़ा हुआ है उनको अलग अलग होते हैं। जैसे कि संस्था को लाभ होता है कि इससे श्रेष्ठ प्रबंधन करना आसान होता है। श्रेष्ठ प्रबंधन में उद्देश्य अनुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंधकीय कौशल और निष्पादन में सुधार होता है। इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जब भी वो मूल्यांकन करेंगे तो हमेशा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो जब वो देखेंगे कि जब हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई भी मार्ग में बाधा आ रही है तो पुनः नियोजन करेंगे। इस तरीके से उनका प्रबंधन बेहतर होता जाता है। फिर अगला आता है श्रेष्ठ नियोजन। संस्था के जो भी प्रबंधकीय स्तर है उसको नियोजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कब मिलती है? उद्देश्य निर्धारण उनसे, क्योंकि तब वो नियोजन करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर करते हैं। भाई कौन कौन से संसाधन हमें चुनने हैं, कौन सी योजना बनानी है, कौन सी तकनीक अपनानी है, वो उद्देश्य के आधार पर तय की जाती है। तो श्रेष्ठ नियोजन में उद्देश्य के स्पष्ट निर्धारण, कार्य योजनाओं के निर्माण और उत्तरदायित्वों के निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव हो जाता है। फिर आता है संगठन की स्पष्टता। इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारार्पण आदि की स्थिति भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। यानी उस उद्देश्य निर्धारित होने के बाद में हम तय कर देंगे भाई यूनिट प्रबंधक क्या कार्य करेगा, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको कितने टाइम में कितना कार्य करवाना है, मैनेजर क्या करेगा, मध्यम प्रबंधक क्या करेगा, कर्मचारियों को क्या क्या करना है, उसके निर्धारण में, उनके दायित्वों और अधिकारों के निर्धारण में बिल्कुल क्लियरिफिकेशन रहता है कि कौन कौन किस किस दायरे में आ रहा है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। इसके बाद में आता है वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्यों और उद्देश्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तो वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है। वो अपनी अचीवमेंट के लिए कार्य, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा होता है। जब उसे पता होता है कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है, यानी प्रमोशन मेरा उद्देश्य है या अधिक बोनस मेरा उद्देश्य है, तो इसके लिए वो निरंतर कार्य करता रहता है। इसके अलावा अगली विशेषता आती है या अगला लाभ आता है इसका प्रभावी नियंत्रण। उद्देश्य अनुसार प्रबंध के कारण कर्मचारी लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। कैसे बना रहता है? उद्देश्यों के आधार पर हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि भाई हम जिस गतिविधि को अपना रहे थे, जिन योजनाओं को हम बना रहे थे या जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, उनका भी मूल्यांकन हो जाता है कि भाई वो निष्पादन योग्य है या नहीं, या उन्हें इस समय में प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा जो भी हमारी कार्य प्रणालियां या कार्य प्रगति है उनका मूल्यांकन संभव हो जाता है। मूल्यांकन करने के बाद में हम तय कर लेते हैं भाई कहाँ पर बाधा आ रही है, कहाँ क्या कमी है, तो उसके आधार पर फिर से हम नियोजन करते हैं, सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते चलते हैं। अनुशासन, समन्वय संबंधी गतिविधियां इसी के आधार पर की जाती हैं। अब आता है उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध से। इससे एक तो जो भी अधीनस्थ होते हैं उनके मार्गदर्शन करने में उन्हें आसानी होती है। अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन भी उचित आधार पर किया जा सकता है। अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है। विभागों या कर्मचारियों के मध्य समन्वय भी आसानी से करा जा सकता है। अब देखते हैं अधीनस्थों को क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला तो कर्मचारियों को अपने लक्ष्यों का ज्ञान हो जाता है, अतः उसकी प्राप्ति करनी उनके लिए सरल हो जाती है। यानी उनका क्या लक्ष्य है, जब उन्हें ये प्राप्त होगा तो वो पूरी लगन से उसके लिए कार्य करेंगे और अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर लेंगे। इसके बाद में कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है और निराशा समाप्त होती है। जब उन्हें पता होता है कि उनका टारगेट अचीव हो गया तो इससे उन्हें प्लस मोटिवेशन मिलती है। लेकिन जब उन्हें उद्देश्य निर्धारित नहीं है उनका, तो वो इससे हतोत्साहित होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता वो काम किसके लिए कर रहे हैं, तो इससे वो उस कार्य में उतनी रुचि नहीं लेते। लेकिन जब उन्हें पता होता है कि भाई हमारा ये टारगेट है और जब ये देखते हैं कि उन्होंने वो टारगेट पूरा कर लिया, तो इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि आपको पता होता है कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं और आपको क्या अचीव करना है, तो इससे आपको प्लस मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मैं जो टेस्ट सीरीज है उसमें इतने नंबर लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा। इसके अलावा अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। वे अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझ जाते हैं। वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर उनका संपर्क बना रहने के कारण भ्रांतियां भी उत्पन्न नहीं होती हैं और व्यक्तिगत पहलपन और क्षमता में वृद्धि होती है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारे उद्देश्य ये हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्वयं से अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर या जो भी उनकी क्षमता है उनके आधार पर खुद से पहल करते हैं, उन अपने आइडियाज देते हैं,
खुद से अलग-अलग तकनीकों जो होते हैं उनको अपनाकर अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे नवीन तकनीकों का भी सृजन होने लगता है। अब आते हैं इसकी सीमाओं पर। सीमा किस लिए है भई, ये क्यों परिपूर्ण नहीं है? इसका एक कारण होता है क्योंकि कोई भी तकनीक या कोई भी सिद्धांत विभिन्न परिस्थितियों में सेट नहीं होता। कभी कहीं पर सेट हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा, तो जहाँ पर नहीं हो रहा तो वहाँ पे उसके लिए कमियाँ हैं या दोष देखे जाते हैं, और जहाँ पर ये सेट हो रहा है या जहाँ पर ये लाभ दे रहा है, वहाँ पर इसके प्लस पॉइंट्स को देखा जाता है। तो अब देखते हैं उद्देश्य प्रबंध की सीमा क्या-क्या है। पहला तो उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई आती है। उद्देश्य निर्धारण बहुत जटिल कार्य होता है। उद्देश्य निर्धारण उद्देश्य द्वारा प्रबंध का आधार तत्व ही उद्देश्य है, किंतु यथार्थपूर्ण और सत्यापनीय उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत कठिनाई आती है। भावी अनिश्चितताओं, पूर्वानुमानों की कठिनाई, गतिशील वातावरण, सरकारी नीतियां, उद्देश्य का अंतर्गठबंधन आदि घटकों के कारण उद्देश्य निर्धारण का कार्य सरल नहीं होता, क्योंकि सरकारी नीतियां बदलते ही हमारे उद्देश्य हमें फिर से बदलने पड़ जाएंगे, तो फिर ये उद्देश्य जो हमने निर्धारित किया था वो निष्फल हो जाता है या फिर अर्थहीन हो जाता है। इसके अलावा कई बार परिस्थितियां बदल जाने पर या भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाने पर जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है वो निष्फल हो जाता है, यानी वो हमारे काम का नहीं रहता, हमें फिर से उद्देश्य निर्धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ऐसा उद्देश्य निर्धारित करना जो सभी परिस्थितियों में भी काम आ सके, ये एक जटिल कार्य है। जो सभी परिस्थितियों में अर्थपूर्ण हो, ये एक जटिल कार्य हो जाता है। अब इसका अगला दोष है संतुलन की समस्या। अल्पकालीन या दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य या संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्य प्रबंध का एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जो हमारे ये सहायक उद्देश्य होते हैं, कई बार वो जो हमारे दीर्घकालिक उद्देश्य या जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनसे मेल नहीं खाते, या कई बार वो विभिन्न परिस्थितियों में व्यर्थ घोषित हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाना या उनमें सामंजस्य बिठाना एक मुश्किल काम हो जाता है। बेलोचता की कठिनाई, यानी जो विभिन्न परिस्थितियों में भी फ्लेक्सिबल हो जाए। आपने देखा जब तूफान आता है तो जो कच्ची कलियां होती हैं वो लेट जाती हैं, तो जिससे वो विभिन्न परिस्थितियों में जब वो तूफान चला जाता है तो वापस खड़ी हो जाती हैं। लेकिन एक पेड़ जो कि बेलोचशील है, जो मुड़ता नहीं, वो पूरा जड़ से उखड़ जाता है। तो ये उद्देश्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि इसमें बेलोचता होती है, यानी इसमें लोचशीलता की कमी होती है। उद्देश्य परिवर्तनशील नहीं होते हैं और कई बार परिस्थितियों में सेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में कई बार नीतियां, प्राथमिकता एवं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद भी उनके अनुरूप उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिससे कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का ही अनुसरण करते रहते हैं, किंतु ऐसे उद्देश्य अर्थहीन होते हैं। यानी वो उद्देश्य जो परिवर्तित नहीं हुए, अब विभिन्न परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो फिर आपकी गतिविधियां उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक नहीं होंगी। ऐसे में आपको उद्देश्यों में थोड़ा सा परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, लेकिन जब उद्देश्य परिवर्तित नहीं होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो बाधक तत्व बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दोष भी हैं, जैसे कि उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव होता है। वो अपने अधीनस्थों से परस्पर सहयोग करके नहीं चलते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं करते हैं, तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायता नहीं मिल पाती है। इसके अलावा अधीनस्थों को अत्यधिक समय का दबाव बढ़ जाता है, जिससे प्राथमिकता तय नहीं हो पाती है। यानी वो उद्देश्य जब निर्धारित हो जाता है तब वो ये नहीं समझ पाते कि पहले कौन सा कार्य करें, किस तरीके से कार्य करें, समय का दबाव बढ़ जाता है। इस कारण अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाता है, तो वो उतनी रुचि नहीं ले पाते हैं। जैसे कि उनको यदि कोई पुरस्कार या कोई मान्यता नहीं प्राप्त हो रही है, तो पूरी लगन से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ प्रबंधकों और अधीनस्थों में व्यक्तित्व संघर्ष पाया जाता है। भाई जो अधीनस्थ है वो डर या भय के कारण उच्च अधिकारी से कुछ कह नहीं पाता है, और जो उच्च अधिकारी है वो जो अपना पद है उसके भाव के कारण या उसके रौब के कारण अधीनस्थों की बात नहीं सुनता है, तो उनमें परस्पर सहयोग या सामंजस्य स्थापित नहीं होता। इसके अलावा आता है प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव पाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उद्देश्य अनुसार प्रबंध में अत्यधिक समय खर्च हो जाता है। भाई उद्देश्य निर्धारित करना, उसके लिए साधन जुटाना, फिर परिस्थितियों को आंकना, कई बार परिस्थितियां बदल गई हैं तो फिर से उद्देश्य निर्धारित करना, तो टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। फिर आता है उद्देश्य अनुसार प्रबंध का मुख्य जोर परिणामों पर आधारित है, क्योंकि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। अतः इसके संबंध में लक्ष्य साधनों का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं वाली कहावत लागू हो जाती है। यानी एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर वाला चैप्टर लागू हो जाता है, वाली कहावत लागू हो जाती है कि भाई सब कुछ लागू है, हमें तो बस हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इसके कारण कई बार कर्मचारी गलत साधनों का भी उपयोग करने लग जाते हैं। ये दीर्घकालिक नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर ज्यादा बल देता है, क्योंकि आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके चलोगे तो आप दीर्घकालिक उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो सहायक उद्देश्य है उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनमें ज्यादा सहायक है। दीर्घकालिक उद्देश्यों में सहायक नहीं हो पाता, क्योंकि दीर्घकालिक उद्देश्य लंबे टाइम के लिए होते हैं
और लंबे टाइम में कई बार सरकारी नीतियाँ भी बदलेंगी, परिस्थितियाँ भी बदलेंगी, वातावरण भी बदलेगा, तो ये उसमें सहायक नहीं है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा।